आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान का पार्ट एक, हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखो, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं पदार्थ होता क्या है। जर्नली चैप्टर में पदार्थ क्या है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, ठीक है, इन सब चीजों पर चर्चा की जाएगी। फर्स्ट है पदार्थ। क्या होता है पदार्थ? देखो, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। यानी पदार्थ क्या है? अ, जो भी वस्तुएं बनी हैं वो किससे बनी होती है? पदार्थ से। अब पदार्थ के और भी कुछ क्या है, एक तरह से कह सकते हो विशेषताएं होती हैं। जैसे पहली विशेषता, पदार्थ स्थान घेरता है। स्थान घेरने का मतलब, अगर पदार्थ है तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। और इसका द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान का मतलब, ठीक है, किसी ना किसी पदार्थ जो है कणों से मिलकर बनता है ना, तो उनका द्रव्यमान भी होगा। कणों के भौतिक गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 3 नंबर के अंदर, कितने नंबर में पूछा जा रहा है? 3 नंबर में। तो पहला जो है, कहता है पदार्थ कणों से बना है। ठीक है, पदार्थ किससे बनता है? छोटे छोटे कणों से। यह सतत नहीं है। सतत नहीं है का मतलब क्या है? इनके बीच में खाली जगह होती है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। तीसरा क्या है, इसके कण क्या होते हैं? बहुत छोटे। पदार्थ के कणों के अभिलक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर में जनरली ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। और गति करने की वजह से जो उनके पास ऊर्जा आती है, तो उसे क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा। वैसे गतिज ऊर्जा के बारे में आप, हमारे पास एक ऊर्जा वाला चैप्टर है, उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब उनके बीच खाली जगह होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। इन दोनों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं। देखो, एनसीईआरटी के अंदर ना, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है और डायग्राम से उसको उसने समझा रखा है। तो चलो एक बार एनसीईआरटी में डायग्राम से हम इसको क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज और, साथ साथ लिखते भी रहना। इससे क्या होगा, अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो कल को जब दोबारा आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, तो आप नोट्स को ही यूज करके क्या कर सकते हो? पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपको बार बार बुक ही खोलनी पड़े। अगर नोट्स बना लोगे एक बार, तो वो फिर पूरे साल के लिए हो जाएगा। ठीक। अच्छा, देखो, हमारे पास ये रहा, एक मिनट, विजिबल है ना? हाँ, ये देखो, ये है, ये देखो क्या कहता है। ये इसने पानी ले रखा है एक बीकर के अंदर, इसमें नमक डाल रहा है ये, फिर उसको मिलाया। थोड़ी देर बाद क्या होगा? नमक पानी के अंदर घुल जाएगा। तो नमक कहाँ गया? तो नमक जो है, पानी के कण में जो खाली जगह होती है ना, वहां पर नमक क्या करता है? सेटल डाउन हो जाता है, घुल जाता है। जब हम जल में नमक घोलते हैं, तो नमक के कण जल के कणों के बीच, यानी नमक जो होता है वह कहाँ जगह ले लेगा? जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, वहां पर क्या कर स्थानों में समावेशित हो जाता है, या वहां पर अपनी जगह ले लेता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास किसका? ये तो हो गया हमारे पास पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बताओ, इसके लिए क्या कर सकते हो? पदार्थ के कण अगर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट होता है। घर में नल तो होगा, नल को खोलना। अगर नल को खोल के उसके बाद अपनी उंगली से पानी की जो धारा है उसको काटना, तो कट जाएगी। लेकिन जैसे ही आप हाथ, उंगली हटाओगे, तो पानी की धारा दोबारा जुड़ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो, थर्ड वाला जो, फोर्थ वाला जो टॉपिक है, कहता है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था, एग्जाम्पल के लिए पानी तीनों अवस्था में मिलता है। ठोस अवस्था में ये बर्फ हो जाएगा। ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा? ये बर्फ। अच्छा, द्रव अवस्था में ये क्या हो जाएगा? पानी, या जल भी बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? जल। और गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है? वाष्प। वाष्प में बदल जाएगा।
ठीक है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। हमने तीनों के आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। अब देखो, हमारा मानव शरीर भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं हम अपने मानव शरीर को भी। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? हड्डियां और दांत, ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। ब्लड यानी रक्त और जल, ये क्या है? द्रव अवस्था। और फेफड़ों में हवा, ये कौन सी है? गैसीय अवस्था। अब ठोस अवस्था के बारे में हम देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठोस अवस्था कब कहेंगे कोई चीज ठोस है? एक निश्चित आकार होता है। ठोस वस्तुओं का क्या होता है? एक निश्चित आकार। एग्जाम्पल के लिए मान लो चेयर ले लो, चेयर का निश्चित आकार होता है। हाँ, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। चेयर की सीमाएं फिक्स है। सीमाओं का मतलब बाउंड्री। जैसे मान लो इतने बाय इतनी की चेयर होती है, मतलब उसकी मेजरमेंट फिक्स होती है। तीसरा है निश्चित या स्थिर आयतन होता है। जैसे चेयर किससे मिलकर बनती है? प्लास्टिक से। अगर प्लास्टिक से मिलकर बनेगी तो इसका क्या होगा? निश्चित आयतन होगा ना। प्लास्टिक मान लो जितना लगा है वो कम ज्यादा थोड़ी ना होगा, सेम ही जितना लगा हुआ है वो उतना ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा। अब उसके बाद देखो अगला जो है हमारे पास, इसकी संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ितता का मतलब क्या? संपीड़ितता का मतलब क्या? संपीड़ितता का मतलब अगर आप इसको प्रेस करोगे, दबाओगे, तो उस वाले केस में क्या होगा? ये टूट जाएंगे, यानी इनको हम संपीड़ित नहीं कर सकते। ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ होने का मतलब ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं। फिर अगली अवस्था जो है वो है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में देखो, द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। तरल होते हैं, तरल मतलब पानी जैसा, और ये बह भी जाते हैं आसानी से। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, ये बर्तन का आकार ले लेते हैं। कहने का मतलब, पानी को अगर हमने ग्लास में रख रखा है 200 ml पानी, तो 200 ml पानी अगर कटोरी में डालोगे तो कटोरी का आकार ले लेगा। लेकिन पानी तो 200 ml ही रहेगा ना। इसीलिए देखो द्रव का आयतन निश्चित होता है। 200 ml पानी 200 ml ही रहेगा, बस क्या होगा? उसका आकार चेंज हो जाता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, यानी इसको भी आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, संपीड़नता कम होती है। गैसीय अवस्था देखो, गैसों में बहाव होता है। बहाव होने का मतलब ये भी फ्लो कर सकती है, बह सकती है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है। इतना अधिक होता है कि मान लो गैस को आप ज्यादा संपीड़ित करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव अवस्था में। किस में हो जाएगी? द्रव अवस्था में ये क्या हो जाती है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें गैसों को इतना ज्यादा संपीड़ित करके भरा जाता है कि वो किस अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में। इसीलिए जब हम घर का एलपीजी का सिलेंडर वगैरह हिला के देखते हैं तो ऐसा लगता है उसमें पानी भरा है। रियल में उसमें पानी नहीं होती, गैस ही होती है। बस क्या है, उसको संपीड़न बहुत ज्यादा संपीड़ित करके भरा जाता है, इसीलिए उसके कण बहुत पास पास आ जाते हैं, और कण पास पास आने की वजह से वो द्रव की तरह बिहेव करने लगती है। गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। उसके बाद गैस में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके जो कण है रेंडमली इधर उधर मूव करते हैं, यानी एक समय पर हम क्या नहीं कर सकते, उसको एक निश्चित आकार में नहीं डाल सकते। गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। आयतन भी क्यों नहीं होता? क्योंकि आप मेजर करोगे तो उसके पार्टिकल लगातार बहुत तेजी से क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, यानी उसके कण बहुत तेजी से इधर उधर रैंडमली क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। इसकी वजह से इनका कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन तो देखो, पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठोस जो है वो बर्फ के रूप में होता है, पानी जो है वो द्रव के रूप में होता है, गैसीय जो है वो वाष्प के रूप में होता है। अब यहाँ देखो, गर्म करने पर एक मिनट ना, हाँ, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है। हाँ ठीक है, फ्रिज से अगर बाहर निकालोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, और सॉरी टेम्परेचर ज्यादा होगा, और वो बर्फ किस में बदल जाएगी? धीरे धीरे पानी में। और पानी वाष्प में बदल जाता है, और ज्यादा गर्म करोगे उसको तो किस में बदल जाएगा? वो वाष्प में, यानी पानी के कणों में बदल जाएगा। उसके बाद पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला है तापमान में परिवर्तन करके, यानी
तापमान बढ़ाकर या घटाकर, दूसरा है दाब में परिवर्तन करके, दाब बढ़ाकर या घटाकर। अब देखो, हाँ विजिबल है ना, हाँ विजिबल है, देखो। अब उसके बाद तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन में सबसे पहला आता है गलनांक। गलनांक का मतलब क्या होता है, देखो, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी गलनांक का मतलब जिस तापमान पर ठोस किस में बदल रहा है, द्रव में, तो उसको उसका क्या कहेंगे, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम क्या लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं 273 केल्विन, यानी ये पॉइंट जो है ना, इसको इग्नोर करना है। क्या करना है, इसको इग्नोर। संगलन की गुप्त ऊष्मा, ये क्या होती है, देखो, संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा, इसमें देखो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की अवस्था होती है, आवश्यकता होती है, उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी 1 किलो ठोस है हमारे पास, उसको द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी, यानी जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मान लो कोई ठोस है, उसकी संलग्न की गुप्त ऊष्मा है 25,000 जूल। क्या है, 25,000 जूल। और मान लो अभी तक तुम जो है उसमें ऊर्जा दे चुके हो, या ऊष्मा दी जा चुकी है कितनी, मान लो 23,000, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है वो। ठीक है, जैसे, चलो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास। देखो नेक्स्ट वाला टॉपिक, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो, अथा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी की कणों में अधिक ऊर्जा होती है। देखो ये कैसे, इस पे तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या लिया, एक बर्फ ली, यहाँ से बर्नर लगाया, ये बीकर है, और इसको गर्म करना स्टार्ट करा। पानी देखो, बर्फ जो है धीरे धीरे पानी में बदलेगी ना, ये मान लो बर्फ छोटी होगी, पानी और बढ़ गया, और लास्ट में पानी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मान लो मैं थर्मामीटर लगा दूं तीनों में, अभी भी देखो यहाँ पे बर्फ बची हुई है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रहेगा। अभी भी थोड़ी बर्फ बनी है, बची है, अभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जबकि देखो मैं लगातार इसमें ऊष्मा देता जा रहा हूँ, लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो है जितना इस ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है, ऊष्मा की जरूरत है, वो अभी इसको नहीं मिली। और यहाँ पर फिर कितना आ गया, ये मान लो अब यहाँ पर जैसे ही पूरी बर्फ पिघल गई ना, अब धीरे धीरे टेम्परेचर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ये कह रहा है 0 डिग्री बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर जो पानी होता है ना, उसमें अधिक क्या होगी, ऊर्जा होती है। अब देखो एक होता है कथनांक, गलनांक तो पढ़ लिया, कथनांक का मतलब क्या होगा, द्रव से गैसीय अवस्था में बदलना, उसको हम कथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका कथनांक कहलाता है। यानी द्रव जब उबलने लगेगा तो इसको क्या कहेंगे, कथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। कथनांक समष्टि गुण है, समष्टि गुण का मतलब ये बल्क में होता है। ठीक है, जल का कथनांक क्या है, 273 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। और देखो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर था, 273, तो ये कितना आ गया, 373 केल्विन। इस पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री ही बना रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर हमने ले लिया पानी, ठीक है, यहाँ पर बर्नर लगाया, इसको गर्म करा, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर मैंने रख दिया थर्मामीटर। मैं नाप रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और फिर 15 सेकंड बाद फिर नापा, तब भी क्या आ रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो ऊष्मा दी जा रही है, वो ऊष्मा जा क्या आ रही है, यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। तो ऊष्मा क्या करती है, जो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है ना, उसको तोड़ती है। और जैसे ही आकर्षण बल टूट जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। आकर्षण बल जैसे ही टूट जाएगा
तो पानी अब किस में बन जाएगा, भाप में बन जाएगा। ठीक है, अतः 100 डिग्री तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा में अधिक ऊर्जा होती है। वाष्प के कणों में क्यों ज्यादा ऊर्जा होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करी गई है और इससे क्या हो रहा है, इसके कणों के बीच का आकर्षण टूटता है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। तो आरेख में क्या दिखाया गया है, इसके लिए देखो हमारे पास एनसीईआरटी है, इससे हम देखते हैं। देखो देखो आरेख कैसे दिखाया गया है, देखो ठोस अवस्था है, ऊष्मा दोगे तो किसमें बन जाएगा, द्रव अवस्था में। फिर द्रव अवस्था अगर उसको शीतलता यानी ठंडा करोगे तो किसमें बन जाएगा, वो दोबारा ठोस अवस्था में। ऐसी द्रव अवस्था है, द्रव को और ज्यादा ऊष्मा दोगे यानी गर्म कर रहे हो तो अब गैसीय अवस्था में पानी के वाष्प में बदल जाएगा। फिर गैसीय अवस्था को शीतल करोगे तो किसमें आ जाएगा, ठोस अवस्था में। यानी हम तापमान में परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं, तापमान में परिवर्तन करके हम जो है किसी पदार्थ के किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो एक एनसीईआरटी का ये है, द्रव, अगर द्रव जो है ठोस में बन रहा है, कब बनेगा, जब टेम्परेचर कम कर दोगे तापमान, तो इसको कहते हैं जमना। जब ठोस द्रव में बदलता है इसको कहते हैं संगलन। ठीक है, कब होगा ये, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। ऐसी द्रव है, तापमान और बढ़ाओगे तो ये वाष्प में बदल जाएगा, गैस में, तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण। जब गैसीय अवस्था में पानी है यानी वाष्प में है, अगर उसको ठंडा करोगे संघनन होता है और ये दोबारा किस में बदल जाएगा, द्रव में। अब ठोस, ठोस अगर किस में बदल रहा है, सीधा गैस में बदल रहा है तो इसको ऊर्ध्व पतन बोलते हैं, और गैस अगर ठोस में बदल रहा है तो इसको निक्षेपण बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जम के दोबारा ठोस बन जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधा किस अवस्था में जाते हैं, गैसीय अवस्था में जाते हैं, यानी द्रव अवस्था उनमें नहीं होती। इस प्रक्रिया को या इस वाली इन वाले पदार्थों में क्या होता है, ऊर्ध्व पतन होता है। अभी हम डिटेल में जब नोट्स करेंगे ना तो नोट्स में हम देखेंगे। ठीक है, अब यहां तक हमने देख ही लिया। अगला ही टॉपिक है, देखो ऊर्ध्व पतन। ऊर्ध्व पतन क्या होता है, ये ऊर्ध्व पतन, इसके बारे में देखो। ऊर्ध्व पतन क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधा गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। क्या कहता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था उनमें होती ही नहीं है, यानी अगर वो ठोस है तो किस में बदल जाएंगे, सीधा गैस में, और अगर वो गैसीय अवस्था में है तो दोबारा किस में बदल जाएंगे, ठोस अवस्था में। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम ऊर्ध्व पतन बोलते हैं। सबसे अच्छे एग्जाम्पल है इनमें कि मान लो नेफ्थलीन बॉल का एग्जाम्पल अच्छा है, इस पर क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। नेफ्थलीन बॉल क्या होती है, घर में कपड़ों वाली गोलियां तुमने देखी होगी, व्हाइट व्हाइट कलर की। ठीक है, पेरेंट्स रखते हैं ना कपड़ों के अंदर, ताकि उसमें क्या हो, कीड़े वगैरह ना लगे, वो खराब ना हो, उसके लिए वो रखी जाती है। लेकिन समय के साथ साथ जो नेफ्थलीन बॉल है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। ठीक है, तो हुआ क्या वहां पर, ठोस अवस्था से सीधा किस अवस्था में परिवर्तित हो गई नेफ्थलीन बॉल, गैसीय अवस्था में। क्या ऐसा और कहीं भी होता है, हाँ बहुत जगह होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कपूर खुले में रख दो, कुछ समय बाद वो भी उड़ जाएगा। और आजकल जो ओडोनिल वगैरह टॉयलेट वगैरह में जो यूज करे जाते हैं उनमें भी वही होता है। अच्छा, और आ, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, हम देखेंगे अगर इसमें आया है तो। हाँ ये रहा ना, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। चलो ऊर्ध्व पतन आ गया ना समझ में, नोट भी करते रहना साथ साथ। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, देखो यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, क्या कहता है, तापमान को कर दो कम और गैस को लेकर उसे संपीड़ित करो, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। कणों के बीच की दूरी कम होने पर गैस जो है द्रव अवस्था में बदल जाती है। किस अवस्था में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। यानी यहां देखो, दाब बढ़ा दो और तापमान क्या कर दो,
घटा दो, तो इससे गैसों को हम द्रव में गैसों को द्रव में बदलना, तो गैसों को हम द्रव में बदल सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो करा कैसे जाता है, इसको देखो। तो इसके लिए एनसीईआरटी में हमारे पास ये रहा डायग्राम। देखो क्या कहता है, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये गैस हमने भरी, ये इसका पिस्टन है, इसको ऊपर से जब नीचे की तरफ करोगे तो इस पर प्रेशर लगेगा, ठीक है, यानी इसमें दाब बढ़ेगा। प्रेशर लगाया, दाब बढ़ गया, तो देखो इसके कण पहले कितने दूर दूर थे, अब देखो कितने पास पास आ गए, और प्रेशर लगाया और दाब बढ़ा दिया, अब देखो इतने पास पास आ गए ये कि जितने द्रव के कण पास पास होते हैं ना, उतने ही अब इसके भी कण क्या हो गए, पास पास। और इसी की वजह से जो है गैस किसमें अब गैस जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, द्रव अवस्था में। अच्छा, एक चीज और देख लो, जो एनसीईआरटी में एक और है हमारे पास छोटा सा ऊर्ध्व पतन का, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि देखो ये यहाँ देखो दिख रहा है ना, ये हमारे पास कपूर का ऊर्ध्व पतन कर रखा है। इसने कपूर लिया, यहाँ पे बर्नर लगाया, बर्नर को चालू करा, तो इससे तापमान बढ़ेगा, कपूर जो है सीधा गैसीय अवस्था में आ जाएगा। ऊपर रुई लगा रखी है, रुई क्यों लगा रखी है, ताकि जो गैसीय अवस्था में आए यहाँ से बाहर ना चले जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दो, फिर दोबारा जो गैसीय अवस्था से ये सीधा ठोस अवस्था में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ठोस कपूर दोबारा बन गया, ठीक है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्व पतन। किसका, इस हमने करा है कपूर का, ठीक है। इसके बाद एक और छोटा सा डायग्राम है, इसको भी देख ही लो, साथ में खत्म ही कर लेते हैं। देखो जो हमारे पास पदार्थ होते हैं ना, जैसे ये ठोस है, इसके कण देखो पास पास दिखा रखे, बहुत पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े से दूर दूर होते हैं, यानी इनके बीच में खाली जगह देखो कितनी है। और गैस जो है इसके कण देखो कितने दूर दूर है, तो इसके कणों को हम क्या कर सकते हैं, गैस के कणों को ज्यादा दाब लगाकर और तापमान घटाकर इसको किस में बदल पाते हैं, द्रव अवस्था में, ठीक है। जैसा कि हमारे पास इस वाले डायग्राम में दिखा रखा है, इतने इस पर इतना ज्यादा प्रेशर लगाया है कि ये द्रव अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है गैस। बस समझ आती है बात। अब उसके बाद आगे देखो, आगे जो है हमारे पास ये हमने पढ़ लिया था, ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्या होता है, ऊर्ध्व पतन, इसमें भी क्या होता है, ऊर्ध्व पतन। देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई आइस या शुष्क बर्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ, को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले, ठीक है। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। कितने एटमॉस्फेयर तक लाना होता है, 1, यानी मोटा मोटा अगर कहा जाए तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको हाई प्रेशर के साथ स्टोर करा जाता है, और अगर मान लो इसको सीधा आप किस में लाना चाहते हो, इसको सीधा गैसीय अवस्था में लाना चाहते हो, तो इसका जो है क्या कर सकते हो, इसका दाब घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक लेके आ जाओ। तो देखो ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, और इसमें भी क्या होता है, ऊर्ध्व पतन, इसमें भी क्या होता है, ऊर्ध्व पतन। क्यों, क्योंकि ये भी किस में जा रही है, ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में आ जाती है। अब उसके बाद देखो अगला जो है वो कहता है वाष्पीकरण। ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण कथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव में वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी वाष्पीकरण क्या है, द्रव का सीधा वाष्प में बदल जाना। वैसे तो देखो वाष्प में कब बदलेगा, जब 100 डिग्री टेम्परेचर होगा, ठीक है, कथनांक आता है उसके बाद ही तो वाष्प में होगा ना। लेकिन अगर मान लो 100 डिग्री से कम पर, मान लो जैसे 70 डिग्री पर हो रहा है, कोई 60 डिग्री पर हो रहा है वाष्पीकृत, अच्छा 70 या 60 डिग्री पर हो रहा है, तो इसको तो 100 डिग्री तक आना होगा ना। तो इसके लिए क्या करा जाता है, जो इसके कण जो होते हैं आसपास से क्या करेंगे, ऊष्मा ले लेते हैं, और जिसके बाद ये वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसीलिए वाष्पीकरण से हमेशा क्या मिलती है, शीतलता मिलती है, ठीक है। यहाँ देखो वाष्पीकरण को अगला जो है ये कहता है
वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को कौन कौन प्रभावित करता है? तो देखो सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल में जैसे मान लो एक मेरे पास ये बाउल है, यानी एक कटोरी है, इस पर मैंने क्या लिखा, 100 ml इसमें पानी रखा है। एक और कटोरी है, लेकिन ये वाली कटोरी अब बड़ी है, इसमें भी मैंने 100 ml पानी रखा, तो ये तो नीचे यहीं तक आ जाएगा। कितना लिया है पानी? 100 ml। दोनों को धूप में रख दिया। बताओ किसका पानी जल्दी वाष्पीकृत होगा, इसका या इसका? ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले बाउल का, बड़े वाले कटोरी का। क्यों? क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। तो वही कह रहा है, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि। अच्छा, तापमान में वृद्धि, अब मान लो फिर मैंने 2 कटोरी लिए, दोनों में 100-100 ml ही पानी लिया है, 100 ml और 100 ml, और इस बार दोनों कटोरे जो है वो सेम है, 100 ml का ये भी है, और दोनों कटोरी जो है वो सेम है। सेम होने का मतलब क्या है? इनमें कोई भी फर्क नहीं है। दोनों को अब देखो तापमान में वृद्धि करनी है, यानी एक को तो मैं रख देता हूँ सूरज पे, सूरज की रोशनी में, और एक को मैं रख देता हूँ छाया में। तो बताओ किसमें पानी जल्दी वाष्पीकृत होगा, सूरज की रोशनी में या छाया में? सूरज की रोशनी में। यानी तापमान यहाँ पर ज्यादा है, यानी तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वाष्पीकरण की दर? क्योंकि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आगे देखो, अच्छा ध्यान रखना, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और उस गतिज ऊर्जा के बढ़ने से ही क्या होता है? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? हवा में पानी के कण या वाष्प। तो देखो अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका अच्छा एग्जाम्पल है, एक बिल्कुल बढ़िया दिन है जिसके अंदर सूरज निकला हुआ है, और दूसरा दिन क्या है? बारिश वाला मौसम वाला दिन है। दोनों में अगर कपड़े सुखाओगे तो किस दिन सूखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन सूरज निकला हुआ है उस दिन क्या होगा? कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। जिस दिन बारिश वाला मौसम है कपड़े उसमें देर से सूखेंगे। रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई जिस दिन सूरज निकला हुआ है तो उस दिन हवा में आर्द्रता कम होती है, पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन बारिश वाले दिन में पहले से ही हवा में पानी की मात्रा यानी आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। यानी आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण धीरे होता है, आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा? तेजी से। वायु की गति, ऑब्वियस सी बात है, अगर वायु की गति बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। वायु की गति जो है घट जाएगी तो वाष्पीकरण की दर भी घट जाएगी। ठीक है। लास्ट में वाष्पीकरण से हमें क्या मिलती है? शीतलता मिलती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। बताया था ना अभी कि जो अगर मान लो 100 डिग्री से नीचे पर वो क्या हो रहा है? वाष्पीकृत हो रहा है, तो आसपास की ऊर्जा लेकर ही तो वाष्पीकृत होगा। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो, नेल पॉलिश को हटाने के लिए कौन सा वो यूज होता है? थिनर। थिनर को अपनी हथेली पर रखो, ठीक है, विद इन कुछ सेकंड वो आपकी हथेली से उड़ जाएगा। ठीक है, यानी वो किसमें परिवर्तित हो गया? वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो गया। लेकिन आपकी हथेली बहुत ठंडी हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि वाष्पीकृत होने के लिए उसको क्या चाहिए था? और तापमान। तापमान उसने कहां से ले लिया? आपकी हथेली से, और इसकी वजह से आपकी हथेली क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। और भी वाष्पीकरण के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे गर्मी में कूलर या मटके का पानी, ये भी क्या करते हैं? ठंडी हवा फेंकता है ना कूलर, और मटके का पानी भी ठंडा हवा देता है। इसमें भी क्या होता है? वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है वो इनके पानी से ले ली जाती है, इसीलिए पानी ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से कूलर ठंडी हवा फेंक रहा होता है और मटके का पानी भी ठंडा हो जाता है। अच्छा, ये सारा तो हमने पढ़ ही लिया। अब एक चीज रह गई, तापमान को कैसे नापा जाता है केल्विन और सेल्सियस में। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस जो कितना था? 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री जो था 273 केल्विन था। तो अब मान लो 1 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस में देखो एक तो जोड़ना ही है, और 273 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 274। यानी जब हम इसको परिवर्तित करेंगे ना, अगर हमें क्या करना है? सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है। किसको करना है? सेल्सियस को किस में लेके जाना है? केल्विन में। तो हम कितना ऐड करेंगे? 273, सॉरी 273 हम क्या कर देंगे? ऐड। दूसरा, केल्विन
को सेल्सियस में लेके आना है तो उसमें हम क्या कर देंगे -273। ठीक है, इसके लिए जब हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, और जितने भी हमारे इंटेक्स क्वेश्चन हैं और जितनी भी हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम सारे यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और इन फ्यूचर अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।